राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्राट अशोक, आपने अपने पदीय दायित्व का निर्वहन करते हुए सबका आभार व्यक्त किया इस कार्यक्रम में आने के लिए और विषय बिंदु को थोड़ा सा खोलने का प्रयास किया कि किस तरह से शिलालेखों में कैसी कैसी बातें और कहां लिखी गई हैं। आइए इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और जहां से सम्राट अशोक महान ने पूरे देश का नेतृत्व किया था, जिस धरती से, उस धरती से हमारे बीच बिहार प्रदेश के महासचिव माननीय महात्म जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं समझता हूं कि शिलालेखों की बात जो बिहार से नेतृत्व होकर के पूरे देश में, या यूं कहें कि जितने भी इस परिक्षेत्र के जितने भी अगल बगल के देश थे, उन देशों में भी 84,000 लाटों का जो निर्माण हुआ था, उस पर कहीं न कहीं अच्छी भूमिका हमारे बड़े भाई महात्म जी अदा कर सकते हैं। उसको विस्तारित करने के लिए मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ आदरणीय महात्म जी का स्वागत करे और महात्म जी आपके संबोधित करने के लिए। समता, समानता, भाईचारा के प्रत्येक भारतवर्ष के आन बान शान देश के राष्ट्रीय झंडे तिरंगे पर नमन करते हुए भारत को एक सूत्र में बांध करके सब लोगों को एक समान न्याय प्रदान करने वाले भारतीय संविधान का नमन करता हूं। तदुपरांत समस्त मानव जगत को जंगली संस्कृति से निकाल करके मानवता, भाईचारा, बंधुत्व का पाठ पढ़ाने वाले विश्व के महान वैज्ञानिक तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में अपनी माथा रखता हूं। गौतम बुद्ध के लोक कल्याणकारी धम्म नीतियों को पूरे दुनिया में विस्तारित करके भारत को विश्व विजेता और विश्व गुरु बनाने वाले विश्व के श्रेष्ठतम शासक सत्यमेव जयते के जनक सत्यमेव वसुधैव कुटुंबकम के सम्राट अशोक महान जी को नमन करता हूँ। महाराष्ट्र के धरती पर जन्मे और हम बहुसंख्यकों के लिए शिक्षा की लड़ाई लड़ने वाले ज्योतिबा फुले और महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोलने वाली माता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूं, जिनके कठिन संघर्षों के उपरांत ये संभव हो सका। बिहार के धरती पर जन्मे और भारत लेनिन के नाम से मशहूर मैं बाबू जगदेव जी को नमन करता हूं, जिनके कठिन संघर्षों के उपरांत आज जो समाज में एक समरसता जो कायम हो रहा है, जो उन्हीं का देन है। तदुपरांत इस मंच पर बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ तमाम साथीगण, मैं एक स्वर में आपका सारे लोगों का आभार व्यक्त करते हुए सादर आभार करता हूं, नमो बुद्धाय करता हूं और जय भारत का उद्घोष करता हूं। साथियों, मैं बिहार का महासचिव हूं और मैं जानना चाहता हूं कि क्या बिहार से कुछ लोग आए हुए हैं? कुछ बिहार से कुछ लोग आए हुए हैं? तो मैं चाहता हूं पूरे भारतवर्ष के लोग इस महोत्सव में आते हैं, तो हम आप लोगों के तरफ से सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माताओं बहनों की तरफ से जो बिहार से आई हुई हैं, आप लोग जहां हैं वहां खड़े हो जाइए और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस महोत्सव में आए हुए तमाम साथियों का। बिहार से आए हुए तमाम साथियों कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाए और इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम लोगों का आभार मैं आप लोगों के जोरदार तालियों के साथ करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। बिहार जीत गया। लटिया महोत्सव का इतिहास साथियों, सारे लोग जानते हैं कि लटिया महोत्सव क्यों किया जाता है। कि आज देखा जाता है समाज में, आज जो समाज है असहिष्णु हो गया है। लटिया महोत्सव उसको अपने आप में समेट करके राष्ट्रीयता के भावना से ओतप्रोत एक समाज बनाना चाहता है, जिस पर चल करके भारतवर्ष बहुत आगे जा सके। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज का जो विषय बिंदु है, सम्राट अशोक के शिलालेखों का अखंड भारत बनाने में क्या सहयोग है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1904 के पहले भारतवर्ष के लोग सम्राट अशोक को नहीं जानते थे और 1904 के पहले सम्राट अशोक को भारतवर्ष के लोग नहीं जानते थे कि सम्राट अशोक भी
इस भारत भूमि पर एक बार जन्म लिए थे और पर शासन उन्होंने किया था। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में जो भी लोक कल्याणकारी नीतियां जो पत्थरों के पन्ने पर लोहे के कलम से लिखे थे, उन्हीं धर्म नीतियों को विदेश के वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने पढ़ा और यह बताने की कोशिश किया कि सम्राट अशोक भी एक ऐसे राजा हुआ करते थे जैसा कि आज तक वैसा राजा कोई पूरे दुनिया में नहीं हुआ। साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि सम्राट अशोक 84,000 शिलालेख और स्तंभलेख और चट्टान लेख लिखवाए थे। अब आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि आज लगभग 35 से 40 शिलालेख और स्तंभलेख चट्टान लेख अभी मिले हैं जिसको पढ़ा जा सका है। और इतना पढ़ने के उपरांत ही पूरे दुनिया के लोगों ने यह मान लिया कि सम्राट अशोक जैसा राजा पूरे भारतवर्ष के अलावा पूरे दुनिया में कोई नहीं है। और 84,000 शिलालेख मिल जाते, उनका लेख अगर मिल जाते तो उनको कहां आप लोग बैठाते? आप लोग खुद सोच लीजिए साथियों। सम्राट अशोक की जो धर्म नीतियां थी, सब लोग हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं, सत्य की ही विजय होती है। आप वाक्य संयम रखे। सम्राट अशोक कहा करते थे कि आप अगर किसी धर्म के का शिकायत अगर करते हैं तो आप अपने धर्म की हिनाई भी करते हैं। अगर आप किसी दूसरे के धर्म का अगर शिकायत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने विचारधारा को गर्त में पहुंचा रहे हैं। ऐसा उनका विचार था। वे चाहते थे कि सारे लोग जो भी धर्म माने अपने घर में माने और सारे लोग दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, आदर करें, समादर करें। यही कारण था कि सम्राट अशोक को सहिष्णु, उनका जो समाज था सहिष्णु था। और जो आज देश में असहिष्णुता फैल गया है, उसी का नतीजा है कि आज भारतवर्ष अखंड नहीं रहा साथियों। भारतवर्ष का जब भी बंटवारा हुआ है एक असहिष्णु समाज के चलते हुआ है। क्योंकि सम्राट अशोक के समय में सम्राट अशोक 54 लाख वर्ग किलोमीटर पर शासन करते थे और उसे अखंड भारत कहा जाता था। उसे अखंड भारत कहा जाता था। आज जो भारतवर्ष है शेष भारत है साथियों, शेष भारत है। इससे बहुत से देश निकल गए हैं और आज हम लोग अगर नहीं सुधरे तो आज भी भारत के टुकड़े होंगे, इसको लोग कोई काट नहीं सकते हैं। साथियों, बहुत गंभीर विषय है। अगर आप चाहते हैं कि भारतवर्ष हमेशा आगे बढ़े, अखंड रहे, तो हमें दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना होगा, आदर करना होगा। क्योंकि सम्राट अशोक जब अपना धर्म नीति बनाए थे तो उन्होंने धर्म महामतों की स्थापना की थी। और धर्म महामतों का कार्य था कि एक बारीकी नजर बनाए हुए हर एक धर्म के लोग हर एक धर्म का सम्मान करे, आदर करे। वो वही नीतियां थी जिसको सारे लोगों ने एक नैतिक उन्नति के तौर पर माना। सब लोगों ने एक समय से विकास हुआ जिसका कारण हुआ कि भारतवर्ष सोने का चिड़िया बन सका। साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बस इतना बता देना चाहता हूं कि सम्राट अशोक शांति का पैगाम लेकर के पूरे दुनिया में निकले थे। वो इस बात को वो जान गए थे कि अगर हम हथियारों का खजीना लगा देंगे, अगर हथियारों में अपना पूरा पैसा बर्बाद करेंगे, अपना धन बर्बाद करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हम भारत को बनाना चाहते हैं वो हम नहीं बना पाएंगे साथियों। यही कारण था कि वह सत्य हिंसा पर चल करके शांति का पैगाम दे करके उन्होंने हथियार रखा और एक अच्छाइयों के बल पर शासन किया और भारतवर्ष को सोने का चिड़िया बनाया, विश्व गुरु बनाया। ताजा उदाहरण हम आपको बता देना चाहते हैं कि 1945 में हिरोशिमा पर और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था और उसके साथ यह संधि किया कि आप आज के बाद आप हथियार नहीं रखेंगे और अपनी सेना नहीं रखेंगे। जापान ने कहा कि बहुत बढ़िया, इसमें जो हमारे 40 और 50% जो पैसा लगता है उसको हम हथियार में खर्चा नहीं करेंगे, हम हथियारों को होड़ में शामिल नहीं होंगे।
और यही कारण है कि आज जो भारत में आज होता है, जापान में 20 साल पहले तो हो गया होता है। तो भारतवर्ष के लोगों को ये सीखने की जरूरत है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारतवर्ष विकास करे, तो आप जो 35 से 40% हथियार में जो खर्चा करते हैं, उस बम को छोड़िए और गौतम बुद्ध के धर्म को अपनाइए और भारतवर्ष को आगे बढ़ाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा, हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में बढ़ सके। आदमी का खून कोई आदमी ना पी सके, आदमी ना